नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त है दिन की सबसे बड़ी खबरों के सबसे धुआंधार बुलेटिन का। अमेरिका से राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस पर, चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। डर शब्द का बार बार जिक्र कर राहुल गांधी ने मोदी को कैसे घेरा, बताएंगे आपको। शिमला की संजौली मस्जिद पर महाभारत का दूसरा राउंड आज से शुरू होने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मुस्लिम के घर खरीदने के बाद क्यों मचा घमासान, खबर पर होगी बात। तो हरियाणा में आज आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आनी है। बहराइच का आदमखोर भेड़िया कैसे शिकंजे में आया, तो महोबा में सपा सांसद के बेटे पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर, खबर की पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। और शुरुआत करूंगी राहुल गांधी से। सबसे पहले बात विदेशी धरती पर राहुल गांधी के देसी पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद देश में काफी कुछ बदल गया है। लोग कहते हैं अब डर नहीं लगता। उन्हें डर फैलाने में सालों लगे, लेकिन वही डर कुछ सेकंड में गायब हो गया। मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, सब कुछ खत्म हो गया। Something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया।" तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां स्टूडेंट से उन्होंने बातचीत की। लेकिन 7 समंदर पार भी राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही रहे। साथ ही राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। इलेक्शन शेड्यूल बीजेपी के इशारे पर बनाया गया। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी 240 सीटों के आसपास भी नहीं पहुंचती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो बीजेपी पर, आरएसएस पर अटैक करना नहीं भूलते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यही किया। छात्रों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर निशाना साधा। A future
you start discussing the past. Right? So what is Hindutva's or Mr. Modi's or RSS's proposal? The proposal is, let's not discuss the future. Let's talk about the past. And that's very dangerous for a country like India, the scale of India, and it's also boring. राहुल गांधी इन दिनों जहां भी माइक थामते हैं वो जातीय जनगणना की बात भी जरूर करते हैं और वॉशिंगटन में भी राहुल गांधी ने कुछ यही किया। राहुल गांधी ने दलित समाज, ओबीसी समाज की भागीदारी का उदाहरण देकर जातीय जनगणना की कैसे वकालत की वो भी सुनिए। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Out of the top 200 businesses in India, right, there's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media, anchors, journalists, there is zero participation of lower caste, OBCs, Dalits, Adivasis, right? So, and the people know this. It's not that this is not known. The large mass of people understand this, and they look at India and they say, okay, where is our participation? विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी लगातार देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की छवि खराब करना देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। इसके बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है। चाइना को तो बिल्कुल नहीं करनी है ब्रांडिंग, अब तो उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का एलओपी जाके भारत के बाहर भारत को गाली दे, और दुर्भाग्य है आज चाइना की तारीफ कर रहे हैं। भारत की तारीफ करने में भारत की निंदा। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना ये बहुत रोंदू हैं। ये वो जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी सत्ता से दूर रह के वो जा नहीं रही है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं जाके बोलते हैं? घमासान उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में भी छिड़ा हुआ है, जहां हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम के मकान खरीदने को लेकर लोग अब आमने सामने आ गए हैं। मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी में एक मुस्लिम के मकान का विरोध हो रहा है। हिंदू संगठनों ने घर में संदिग्ध गतिविधि होने का आरोप भी लगा दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकान में अवामी हिंद पार्टी का दफ्तर बनाया गया है। दरअसल भरतिया कॉलोनी पूरी तरह से हिंदू बहुल है, लेकिन यहाँ पर नदीम नाम के एक शख्स ने बैंक की नीलामी में एक मकान खरीदा। इस पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि मकान में कुछ लोग आकर मकान में रहने लगे हैं और अवामी हिंद नाम के एक संगठन का दफ्तर भी खोल दिया है। पोस्टर, बैनर लगा दिए गए हैं। मकान में मुस्लिम समाज के लोगों की आवाजाही और नमाज पढ़ने को लेकर कॉलोनी वासियों ने हंगामा कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में मुस्लिम परिवार को कॉलोनी में बसने नहीं दिया जाएगा।
विरोध क्यों हो रहा है? विरोध नहीं हो रहा जी, यहाँ जो है इलीगल गतिविधि का पाया गया है। हाँ। यहाँ पर जो है डंडे वंडे भी मिले, कुछ हथियार भी मिले, इस तरीके से जो पता लगा है यहाँ पे। हाँ। और हमारा तो यहीं सामने ही मकान है, बराबर में ही। हाँ। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बना रहे। और जैसे पुराना पहले से हिंदुओं पे ही था ये मकान, वाल्मीकि समाज के इस पे ही था ये, जिसकी कोठी थी हो। तो यहाँ पर इस तरह की इलीगल गतिविधि का पाया गया है कि भाई क्या नाम है आप रहने नहीं देंगे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में सामाजिक सद्भाव बना रहे। हिंदू बाहुल इलाके में रहता है तो ये तो भारत की संस्कृति है, क्या दिक्कत? नहीं, भारत की संस्कृति तो है, मगर ये जो इनकी गतिविधियां हैं, जो इनके विचारधारा जो हैं, वे सही नहीं है हिंदू के प्रति। ये हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा जो है, कभी हमारे हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा सही नहीं होने की। हिंदू संगठनों का कहना है कि नदीम ने गैर कानूनी तरीके से ये घर लिया है। मकान में बिजली चोरी हो रही है और असामाजिक तत्व इकट्ठा हो रहे हैं। उसको ये बताएगा भाई ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और आपको यहाँ नहीं लेना था। कई तरह की आप भी देख रहे हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठे रहे, फिर झगड़े हो लंबे बढ़े, फिर वे जिले में फैले, प्रदेश में फैले, देश में फैले। ऐसी स्थिति ना करो, आपको नहीं लेना था। ये बैनर लग रहा उसमें भाई, और पार्टी कार्यालय बन रहा, देखो यह वीडियो मेरे पे। और वहां बाकायदा टेबल लग रही, कुर्सी लग रही और सारे काम चल रहे। मगर भाई ये तो बड़ा काम है। हमने फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन ने देखा क्या बिजली भी चोरी की चल रही। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद का विवाद बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर संजौली में कथित अवैध मस्जिद के गिराने की मांग को लेकर विशाल उग्र प्रदर्शन के ऐलान कर दिए हैं। 11 सितंबर को सुबह 11 बजे ऐतिहासिक आंदोलन बुलाया गया है, जिससे शिमला पुलिस की टेंशन बढ़ गई है। पुलिस ने संजौली मस्जिद की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। साथ ही 11 सितंबर को प्रोटेस्ट पर रोक लगा दी गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब तक अवैध निर्माण को गिराया नहीं जाता, तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपको बता दें, 5 सितंबर को भी हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया था और 2 दिन का प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया गया था, जिसकी मियाद 7 सितंबर को नगर निगम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही खत्म हो गई थी। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। हिंदू संगठनों का कहना यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है, जबकि मुस्लिम समाज दावा यह करता है कि वक्फ की जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। अब बात हरियाणा के चुनावी दंगल की। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद आम आदमी पार्टी ने कल 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। खास बात यह है कि उनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पहले ही अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी। दोनों पार्टी इसमें गठबंधन नहीं हुआ, यानी लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, विधानसभा चुनाव में उस गठबंधन में गांठ आ गई है। अब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी भी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 32 और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम थे, यानी कांग्रेस पार्टी को अभी 49 सीटों पर और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। हालांकि दोनों ओर से गठबंधन की कोशिश की गई थी। दोनों ओर से नेताओं की कई राउंड बैठक भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने लिए 10 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि पंजाब से सटे हुए इलाके में उन्हें सीट दी जाए, जिसके लिए हरियाणा की लोकल यूनिट तैयार नहीं थी। दरअसल आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि पंजाब में उनकी सरकार, तो बॉर्डर एरिया में इसका फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है, इसलिए वो ये दावा कर रही थी। अब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बनी है, तो संजय सिंह का कहना है कि अब अलायंस केवल नेशनल लेवल पर ही है। अभी हमारी लड़ाई है बीजेपी से और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बातचीत में क्या हुआ नहीं हुआ उसके विस्तार में जाने का कोई अर्थ नहीं। राजनीतिक दल है तो लड़ेंगे अलग अलग। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, इसका कोई थर्मामीटर मुझे आज तक मिला नहीं कि किसके लड़ने से किसका फायदा होता है। 144 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी राज्य में साथ मिलकर लड़ेंगे, कहीं खिलाफ लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
तो इसको कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जिन 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है उसमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी जिन 11 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ है उनमें उचाना कला से पवन फौजी, महम से विकास नेहरा, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, समालखा से बिट्टू पहलवान, तो डबवाली से कुलदीप गदराना, रोहतक से विजेंद्र हुडा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकरा, बादली से रणबीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत और महेंद्रगढ़ से मनीष यादव के नाम हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि इस बार हरियाणा में उनकी ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ने कर दी है और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, इसलिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। यानी कि अब तो केवल 2 दिन ही समय बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी 67 उम्मीदवार उतार चुकी है और आम आदमी पार्टी 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जल्द ही वो दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। देरी क्यों हुई? बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ, कहां पेच फंस गया? क्या लग रहा है? जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में वो आपको सीट देना चाह रहे थे, आप लोग ज्यादा मांग रहे थे, यही एक बड़ी वजह थी क्या? देखिए, मैं किसी आरोप और प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस के किस व्यक्ति ने क्या कहा है ये आपको बेहतर मालूम होगा, परंतु मैं कभी इस टॉक का हिस्सा भी नहीं रहा। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा एक अनुशासन का परिचय देने के लिए हमें प्रेरित करता है। उस अनुशासन के तहत हमने एक पूरे समय अवधि तक इस पर इंतजार किया। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगर आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, कहीं न कहीं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें हराना है उनको, वस्तु स्थिति आपको भी पता है कि आप अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं सरकार में आती है और आम आदमी पार्टी इस तानाशाही और अहंकारी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए ही ये सारे काम कर रही है। हरियाणा में नामांकन का दौर भी जारी है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वो लाडवा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। नायब सैनी पहली बार लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो करनाल से विधायक बने थे। तो इस बार नायब सिंह सैनी की सीट चूंकि बदली गई है, पहले करनाल से वो विधायक थे, लेकिन इस बार लाडवा सीट से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और नॉमिनेशन फाइलिंग से पहले पूजा करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, भगवान का आशीर्वाद लेना, जो प्रक्रिया चलती है वो इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से आज सुबह एक अच्छी खबर आई, राहत लेकर आई। वन विभाग के ऑपरेशन भेड़िया को कामयाबी मिली है। बहराइच में 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग ने हरबख्श सिंहपुरवा गांव के जंगल से खूंखार भेड़िए को पकड़ लिया। सुबह करीब 6 बजे वन विभाग की टीम में 1 से 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भेड़िए को पकड़ा गया है। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। 4 पहले भी पकड़े जा चुके थे। आज सुबह 5वां भेड़िया पकड़ा गया। बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब 5वें भेड़िए के पकड़ जाने के बाद गांव वालों ने बड़ी राहत की सांस ली। रात को 12 12:30 बजे के आसपास एक लोकेशन को पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया गया था। वहां पर वन विभाग के लोगों को लगा दिया गया था, लेकिन उस इलाके को पूरी तरीके से साइलेंट कर लिया गया था, क्योंकि अगर भेड़िए को यह पता लग जाता कि वो वन विभाग के लोगों की तरफ से घिर चुका है तो वो वहां से फिर से फरार होने की कोशिश करता। इसी वजह से जब मूवमेंट को देख लिया गया, उसके बाद उस इलाके को पूरी तरीके से कवर किया गया और जैसे ही सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास उस भेड़िए ने निकलने की कोशिश की, रात में जो तैयारी की थी वन विभाग के लोगों ने, वो जाल के अंदर फंस गया और 5वां आदमखोर भेड़िया जो है वन विभाग के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल आप देखिए वन विभाग की टीम जो है अभी भी
इस स्पॉट पर मुआयना कर रही है, क्योंकि जानकारी यही है कि जो छठा लंगड़ा भेड़िया है वो भी इन्हीं जंगलों के अंदर छिपा हो सकता है। अब उसको किस तरीके से ट्रैक करना है, इसकी कोशिश जो है वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, आप देखिए यहां पर पूरा एक प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब इन्हें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बाद दोबारा से 5वें भेड़िए की तरह इस छठे आदमखोर लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने की कवायद शुरू की जाएगी। फिलहाल जिस 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है उसे बहराइच में डीएफओ जो कार्यालय है वहां पर ले जाया गया है, जाल में बंद करके, जहां पर डॉक्टर्स उसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे और फिर आगे फैसला लेंगे कि इस भेड़िए को आगे कहां लेकर जाना है, चिड़ियाघर में छोड़ना है या फिर कहां पर छोड़ना है। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से दिन रात आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा जा चुका था और अब 12 दिन के बाद वन विभाग को आखिरकार कामयाबी मिली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वन विभाग पिछले कई दिनों से भेड़िए को लगातार ट्रैक कर रहा था। आज सुबह वन विभाग को भेड़िए की लोकेशन हरबख्श सिंहपुरवा गांव के जंगल में मिली और फिर पूरी टीम ने आदमखोर को मैन्युअली पकड़ने का प्लान बनाया। ड्रोन को भेड़िए से दूर किया गया क्योंकि ड्रोन देखकर भेड़िया भाग जाता था, लेकिन वन विभाग ने इस बार यह गलती नहीं की। जाल बिछाकर भेड़ियों को पकड़ लिया गया और गांव वालों की मदद से आदमखोर को पिंजरे में कैद किया गया। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्ती के निर्देश दिए हैं। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। जमीन से जुड़े हुए मामले के जल्द से जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही और मामले के निपटारे में देरी होने पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई। सीएम ने फील्ड में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को जनता से बात कर उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए भी कहा है।